मिर्जापुर सीजन 3 में गुड्डू भैया के अनुसार गुड्डू भैया की यूएसपी भले ही वायलेंस रही हो, लेकिन अगर मैं बात करूं मिर्जापुर सीजन 3 की यूएसपी क्या थी तो फिर वो था धोखा। वो कहते हैं ना, जितना अटूट विश्वास होता है उतना ही दर्दनाक धोखा होता है। अब आई डोंट नो कि आपने ये मिर्जापुर सीजन 3 में नोटिस किया कि नहीं, लेकिन मिर्जापुर सीजन 3 में जितनी भी बड़ी चीजें हुई है, फिर छोटी भी चीजें हुई है, उन सब की जड़ थी विश्वास और उनसे मिला हुआ धोखा। आई डोंट नो कि आपने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन इस सीजन में जिस किसी की भी मौत हुई है वो किसी न किसी के विश्वासघात और धोखा देने की वजह से ही हुई है। सबसे पहले गोलू के खबरी ने शत्रुघ्न के कहने पे गोलू को धोखा दिया, जिसकी वजह से गोलू छोटे के हाथों पकड़ी गई। उसके बाद शत्रुघ्न और गोलू ने सलोनी को धोखा दिया, जहाँ पे शत्रुघ्न के धोखा देने की वजह से यहाँ पे सलोनी गोलू के साथ में फंस गई थी, जहाँ पे सलोनी गोलू की मदद करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे गोलू ने उसके ही हाथों की नस काट के वो भाग गई। जिसके बाद एक बार फिर जरीना ने जेपी यादव को धोखा दिया और सारे एमएलए को उठा के ले गई। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो फिर यहाँ पे बीना ने गुड्डू को धोखा दिया है, जहाँ पे बीना ने गुड्डू को वो पुड़िया दी, जिसके बाद में गुड्डू क्या क्या कांड करता है वो अपने को पता ही है। और अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे गुड्डू बीना के ऊपर भरोसा तो करता था, क्योंकि इस सीन में बीना गुड्डू से पूछती है कि अगर आपसे कहा जाए कि हमारे और तुम्हारे पिताजी के बीच में अगर किसी को चुनना हो तो फिर आप किसे चुनोगे, जिसपे गुड्डू कहता है कि आप हमारी जिम्मेदारी है, जुबान दिए हैं हम आपको। मतलब कहीं ना कहीं पे गुड्डू बीना के ऊपर ट्रस्ट करता था, तभी वहाँ पे बिना किसी तकलीफ के इतने टाइम तक त्रिपाठी भवन में बिना किसी तकलीफ के थी। खैर, इसके बाद एक बड़ा धोखा मिलता है रमाकांत पंडित को, यानी कि गुड्डू के पापा को, और उसी के साथ में लाला को, जहाँ पे रहीम लाला को मार देता है जान से, जिसकी उम्मीद ना ही रमाकांत पंडित ने की थी और ना ही लाला ने। जिसके बाद गुड्डू पंडित ने अपने ही फैमिली रॉबिन और हम सबको भी धोखा दे दिया, रॉबिन उर्फ राधेश्याम अग्रवाल को मार के। हाँ, भले ही गुड्डू ने अनजाने में ये सब किया हो, लेकिन मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होने वाला है। सच में मुझे रॉबिन का कैरेक्टर बिल्डअप एकदम वेस्ट लग रहा है अब। खैर, इस सीजन का सबसे बड़ा धोखा जिसको मिला है वो है शरद शुक्ला। सबसे पहले शरद को माधुरी ने धोखा दिया, जहाँ पे माधुरी ने कालीन भैया को ये सब करने के लिए कहा। उसके बाद में कालीन भैया ने शरद के साथ में विश्वासघात किया, शरद को ही गोली मारकर, जिसकी वजह से कालीन भैया आज जिंदा है। और जिसकी माँ ने घर पे कालीन भैया के अच्छे से ठीक होने में उनकी मदद की, उसी को कालीन भैया ने धोखा दिया और उसे गोली मार दी। हाँ, ये बात अलग है कि गद्दी पे बैठाने का वचन उन्होंने निभाया। खैर, इसी तरह और भी कई सारी चीजें जिन्हें इस सीजन में नोटिस करने वाली है, बट शायद ही आपने उसे नोटिस किया होगा, जिसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रधिया की। मेरे हिसाब से मिर्जापुर सीजन 4 में रधिया का एक अच्छा खासा रोल होने वाला है, क्योंकि एक तो वो पहले गोलू की तरह बनना चाहती है, और दूसरी बात रधिया पश्चिम आजमगढ़ साइड से, जहाँ पे रधिया अपने को सीरीज के स्टार्टिंग में बताती है, जहाँ पे उसका ननिहाल उस साइड में रहता है। एंड ये तो हम लोग जानते हैं कि कालीन भैया ने मुन्नवर को मार दिया है, जो कि पश्चिम से था। अब हाँ, इसके चांसेस कम है, लेकिन हाँ, रधिया के कनेक्शन पश्चिम के साइड में ऐसा करके दिखा सकते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट डिटेल की बात करूँ तो फिर इस सीजन में अपने को थ्रू आउट द सीजन अगर हमें किसी की भी जर्नी दिखाई जा रही थी तो फिर वो एक मैप पे दिखाई जा रही थी, जहाँ पे हम लोग जगह जगह पे बाहुबलियों के घर देख सकते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही जैसा हमें सीरीज के अंदर शो किया गया है। और यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल ये है कि प्रयागराज और वाराणसी, ये दोनों ही जगह से एक बड़ी बड़ी नदियां बहती है। प्रयागराज से गंगा, यमुना और सरस्वती, और वाराणसी से गंगा नदी। और यही चीज शो करने के लिए मेकर्स ने इस मैप पे सारे घर छोड़ के प्रयागराज और वाराणसी में ही नदी का साइन दिखाया है। मतलब मेकर्स ने इस सीजन को बनाने में 4 साल भले ही लगाए, लेकिन यहाँ पे इन लोग ने अटेंशन टू डिटेल दी है और डिटेल्स पे ध्यान दिया है। खैर, नेक्स्ट चीज की बात करूँ तो फिर इस सीन में अपने को गोलू का एक वैसे ही आइकॉनिक वॉक देखने को मिलता है, जैसा अपने को सीजन 1 में मुन्ना भैया का देखने को मिला था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर यहाँ पे जब माधुरी की कैबिनेट मीटिंग होती रहती है, तो फिर जब सभी नेता माधुरी को हल्के में लेने लगते, तो फिर यहाँ पे माधुरी बोलती है कि हम यहाँ पे गूंगी गुड़िया बन के बैठने नहीं आए हैं। गूंगी गुड़िया, अगर आपको नहीं पता तो फिर इस चीज का रेफरेंस लोगों ने रियल लाइफ से लिया है। अगर आपको नहीं पता तो फिर पहले के टाइम पे इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया करके बुलाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी कुछ इतना बोलती नहीं थी और इतना सोशलाइज नहीं थी, मतलब कि पब्लिक में वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से अपोजिशन उनको गूंगी गुड़िया बुलाने लगे थे, क्योंकि अपोजिशन को लगता था कि वहाँ पे इंदिरा गांधी को पीछे से कोई और इन्फ्लुएंस कर रहा है और इंदिरा गांधी सिर्फ एक पपेट है। बट आगे चल के इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया से एक आयरन लेडी बन जाती है, सब उन्हें इंडिया की आयरन लेडी बुलाने लगते हैं। खैर, इसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हाँ, यहाँ पे माधुरी का गूंगी गुड़िया से यही मतलब था कि मुझे एकदम सीधा मत समझो। खैर, इसके बाद इस सीन में गोलू यहाँ पे इस नेता से बोलती है कि अगर पोस्टर पे अपनी फोटो बड़ी करनी तो फिर ये सब हरकतें छोड़ दो नेताजी, जो कि सीजन 2 के इस सीन का रेफरेंस था, जहाँ पे इस सीन में जेपी यादव नेताजी को डांटता है, क्योंकि नेताजी ने यहाँ पे पोस्टर के अंदर अपनी फोटो सीएम की जितनी बड़ी लगवाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जेपी यादव इसको अच्छे से डांटता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो फिर एपिसोड 5 में छोटे यहाँ पे जब कोठे में जाते हैं, तो फिर वो एक छोटे बाल वाली लड़की को भी अंदर लेके आते हैं, जिसके बाद में वो दूसरी लड़की को मारते हैं और उसे वो देखने को बोलते हैं, और शत्रुघ्न उस छोटे बाल वाली लड़की को ही देख के उसको मारता रहता है, दूसरी लड़की को। अब यहाँ पे ऐसा इसलिए
क्योंकि शत्रुघ्न आगे चल के गोलू के साथ में ऐसा ही कुछ करने का सोचे थे, जिसकी प्रैक्टिस वो यहाँ पे ले रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट वो गोलू पे ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे। इसके बाद जब गोलू नहीं मिलती तो फिर गुड्डू जब जौनपुर के अंदर आता रहता है तो फिर यहाँ पे शरद अपनी माँ से बोलता है कि बात फिर से हमारे घर तक पहुंच गई है, इस बार बवाल को बाहर ही रखना होगा। और ये रेफरेंस था मिर्जापुर सीजन 1 से, जहाँ पे मुन्ना भैया जौनपुर के अंदर गाड़ियां भर के गुंडे लोग के साथ में पहुंच जाते हैं जौनपुर का कंट्रोल हाथ में लेने के लिए। इसके बाद सीजन के स्टार्टिंग के एपिसोड में हम लोग ये वाला सीन देखते हैं जहाँ पे कालीन भैया, बाबूजी और मुन्ना की फोटो फ्रेम है, जो कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो फिर इसके पहले के सीजन में ये फोटो फ्रेम इस टीवी के ऊपर लगी होती थी। इसके बाद अब अगर मैंने फोटो फ्रेम की बात कर ली है तो फिर एपिसोड 5 के इस सीन में बीना और उसके बच्चे से हटके इस वॉल पे फोकस करके अपने को दिखाया जाता है। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि इस वॉल के पीछे कुछ सीक्रेट हो या फिर कुछ ऐसी चीज हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता। आई थिंक यहाँ पे इस वॉल पे इसीलिए फोकस किया गया है क्योंकि यहाँ पे पहले कालीन भैया की फोटो फ्रेम हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पे आपने एक बात ये सोची होगी कि आखिर ये बिल्ली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये बिल्ली ना ही मुन्ना ना ही कालीन भैया, ये बिल्ली गुड्डू को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि इस सीन में हम लोग ने ये तो देखा ही था कि यहाँ पे बिना गुड्डू से डरती है और वो यहाँ पे सोचती है कि उसको और उसके बेटे को गुड्डू से खतरा है, इसीलिए यहाँ पे वो गुड्डू के हाथ से अपने बेटे को वो ले लेती है। और दूसरी चीज ये कि जब गुड्डू को पुलिस लेके जा रही रहती है और गुड्डू पुलिस के हिरासत में आ जाता है, जिसके बाद में बिना ये लोग के जाने के बाद ही यहाँ पे ये बिल्ली उस टोकरी में फंस जाती है जहाँ पे बिल्ली के लिए जाल भी बिना नहीं लगाया था और दूसरी तरफ गुड्डू को पुड़िया देके उसको भी उसी ने फंसाया था। अगर गुड्डू वो पुड़िया नहीं लेता तो फिर वो शायद ही रॉबिन को मारता। इसके अलावा यहाँ पे एक और छोटी सी डिटेल जो कि इस सीन में अपने को देखने को मिलती है, जहाँ पे मुन्नवर का फोन गुड्डू को आता है और अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो फिर सबसे पहले तो यहाँ पे ये फोन नंबर 9 डिजिट का है, ऊपर से यहाँ पे ये टाइमर आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे इन लोग ने फोन पे सिर्फ फोटो लगा के रखी है। खैर इसके बाद हम लोग ने देखा कि रहीम लाला को मार देता है पेंसिल से, बट अगर आप नोटिस करोगे तो फिर इससे पहले भी रहीम ने एक बार लाला को मारने का सोचा था, वो इस सीन में जहाँ पे लाला पीछे से आता है और यहाँ पे लोग पौधे लगा रहे होते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन देख सकते हो जो कि सस्पिशियस लग रहा है, और दूसरा ये कि रहीम ने मिट्टी खोदने वाली इस चीज को कुछ ऐसे उठाया था जिस तरह से सामने वाले को मारने में आसानी होती है। बट आई थिंक रहीम ने लाला का अच्छा बिहेवियर देख के शायद से उस टाइम पे उसने लाला को वो मार नहीं पाया। एनीवेज इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड्डू अपने पापा से कुछ सलाह लेने आता है कि अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पे रमाकांत ये बोलता है कि सर्वाइवल के लिए जो जरूरी हो वही उसूल है, जहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो फिर रमाकांत की सोच पहले ऐसी नहीं थी। रमाकांत के ऐसे सोचने का सिर्फ एक ही रीजन था, वो था रहीम, जहाँ पे उसने रहीम के लिए अपनी होप खो दी और वहाँ पे उसने देखा कि रहीम इतना टैलेंटेड होने के बाद भी वो अपने परिवार के लिए किसी की हत्या भी कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फैमिली सर्वाइवल। इन सब के बाद अगर आपने नोटिस किया होगा तो फिर माधुरी जिससे भी प्यार करती है वो सारे मारे जाते हैं। हमें गुड्डू के बारे में तो पता है कि वो भस्मासुर है, उसके आसपास कोई भी रहता है अपना या फिर पराया वो भस्म ही होता है, यानी कि मर ही जाता है। बट यहाँ पे माधुरी भी जिससे प्यार करती है वो भी मर जाता है, या फिर माधुरी से कोई अगर प्यार करता है तो फिर वो मरता है। माधुरी भी किसी यमराज से कम नहीं है। सबसे पहले माधुरी का पहला पति जिसके बारे में अपने को इस सीजन में थोड़ा बहुत मालूम पड़ता है वो मारा जाता है, जिसके बाद में उसके पापा माधुरी से प्यार करते हैं, वो भी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, जिसके बाद में मुन्ना भैया भी उससे प्यार करने लगा था माधुरी से, एंड उसका भी क्या हाल हुआ वो भी अपने को पता है। जिसके बाद में अब वो शरद से प्यार करने लगी थी और शरद उससे प्यार करने लगा था, तो शरद को भी कालीन भैया ने निपटा दिया। खैर अब मैंने यहाँ पे शरद की बात की तो फिर हम लोग यहाँ पे बात कर ही लेते कि यहाँ पे इस सीजन के एंड में शरद सच में मरा है या फिर नहीं, या फिर ये सारा शरद और कालीन भैया का एक मास्टर प्लान था। तो देखो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जहाँ पे शरद सच में मर चुका है और ये वो लोग सोचते हैं जो कि मूवी पे इतना ध्यान नहीं देते, सीरीज पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बस एंटरटेनमेंट के लिए वो चीज देखते हैं। बट यहाँ पे एक दूसरी ऑडियंस भी है जहाँ पे उस ऑडियंस को मूवी या फिर सीरीज में छोटी छोटी डिटेल्स निकालना, उसके बारे में थियरीज निकालना, ये सारी चीजें करने में मजा आता है। तो फिर वो लोग तो ये सोचेंगे ही कि जिस तरह कालीन भैया इतनी गोली लगने के बाद भी बच गए थे, उसी तरह यहाँ पे शरद भी कालीन भैया की गोलियां खाने के बाद में बच जाएगा। और मैंने यहाँ पे ये भी सुना है कि लोग बोल रहे हैं कि शायद से यहाँ पे शरद ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना है, जो कि शायद से सच भी, और यहाँ पे ये सारी चीजें प्लानिंग हुए, क्योंकि पहले तो कालीन भैया ने शरद से ये बोला था कि हम तुमसे वो करवाएंगे जो कि इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कालीन भैया शरद के लिए सिर्फ पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल के साथ में पश्चिम की भी दावेदारी शरद को ही दिलवाना चाहते हो। अब देखो एक पूरी थियरी, तो फिर इसको इतना सीरियस मत लेना। बट इसके अलावा यहाँ पे इस सीन में शरद कालीन भैया से पूछता है कि आपसे हम माफी और इजाजत दोनों मांगना चाहते हैं, जिसके बाद में यहाँ पे सीन कट हो जाता है और यहाँ पे अपने को बताया नहीं जाता है कि शरद आखिर कालीन भैया से क्या माफी मांग रहा था और किस चीज की परमिशन मांग रहा था। तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे शरद कालीन भैया से परमिशन इसलिए मांग रहा था क्योंकि बीना का फोन आया था और यहाँ पे शरद शायद से चाहता हो कि बीना माधुरी के यहाँ पे जाए, और यहाँ पे इसीलिए शरद उससे परमिशन मांग रहे हैं। जहाँ पे पीछे हम लोग शरद की माँ को भी नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि शरद की माँ ने ही शरद को बताया था कि बीना का फोन आया था। अब आई डोंट नो कि यहाँ पे शरद ने कालीन भैया से माफी क्यों मांगी, लेकिन यहाँ पे एक बात तो साफ है कि कालीन भैया ने शरद को इसलिए नहीं मारा क्योंकि कालीन भैया की फैमिली यानी कि बीना माधुरी के यहाँ पे थी, क्योंकि यहाँ पे कालीन भैया ने बीना को माधुरी के यहाँ पे जाने की परमिशन दी थी। इसके अलावा कालीन भैया को ये पता है कि
घर का ही कोई आदमी है जो कि गद्दार है, जो कि हमने सीजन 2 में कालीन भैया के मुंह से सुना हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कालीन भैया का एक काफी बड़ा प्लान है। अब इस प्लान में शरद शामिल है या फिर नहीं, ये तो अपने को आगे चल के ही मालूम पड़ेगा। तो ये थी मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर कुछ डिटेल्स जो कि मैंने इस सीजन में नोटिस की है। बाकी अगर आपने इस सीजन में कुछ नोटिस किया हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई थियरी भी हो तो फिर वो भी जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो इसे भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।